हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। कल हमने पिछली वीडियो में हमने डचों का आगमन, उनके व्यापार का विस्तार एवं उनका पतन पढ़ा। आज हम अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता, अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार, पुर्तगालियों एवं डचों के साथ संघर्ष, अंग्रेजों के संघर्ष एवं अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। बताने की कोशिश की जा रही है कि उन यूरोपीय शक्ति, जैसे इससे कि पहले फ्रांस, इससे कि पहले पुर्तगाल भी आए, डच भी आए, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अंग्रेज सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे। यह भी कहा गया है कि अन्य यूरोपीय शक्तियों के लेट से आए, बाद आए, लेकिन ये सफल हुए क्योंकि ये यूरोपीय एशियाई व्यापार को समझने में सफल हुए। एशियाई व्यापार को अच्छे तरह समझा इन्होंने, और साथ ही इन्होंने राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन था, तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रभावित किया था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों का पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 ईस्वी में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत आया। अब हम पढ़ेंगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर, मतलब जिसका मतलब होता है आदेश पत्र, जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनियों के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। कि प्रारंभ में तो इन्होंने 9 वर्षों के लिए ये आदेश जारी किया कि 9 वर्षों तक तुम्हारे हाथों में शक्ति है कि तुम पूर्व के व्यापार हासिल करो। लेकिन बाद में इन्होंने जब देखा कि काफ़ी इससे मुनाफा है, तो इन्होंने पूर्वी देशों के व्यापार के लिए अनिश्चित काल तक इन्होंने व्यापार का विस्तार कर दिया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों की एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। यह बताया जा रहा है कि वित्तीय रूप से जो अंग्रेजी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में छोटी थी, लेकिन और साथ में उसकी जो आमदनी होती थी, जो मुनाफा होता था, वो भी कम होता था। लेकिन उसकी एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार पर, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे इसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार में पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। ये आपने शुरुआत में पढ़ा होगा कि 1609 में हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस थे,
जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने 2 साल दरबार में इनको 400 मनसबदारी भी दी गई थी। तो ये इन्होंने 2 साल भी जहांगीर के दरबार में ही रहे और 1611 में ये वापस लौट गए थे। जब 1611 में कैप्टन मिल्डेन लेटन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। बाद में पश्चिमी तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली। अब हम पढ़ेंगे हॉकिंस एवं थॉमस रो के बारे में। जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। सन 1615 में थॉमस रो को मुगल दरबार भेजा गया, जो 1609 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने उससे उन्हें जो मुगल भारत वो संधि करने में तो असफल रहा, वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, लेकिन वो जो मुगल भारत में अपनी कंपनियों को कारखाने स्थापित करने उससे विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। जो रो ने थॉमस रो के बारे में बता रहा है यहाँ। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। तो पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1632 ईस्वी तक सूरत और मछलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी भी की गई। 1625 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। यहाँ पे बताया गया है कि 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की भी मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने कारखाना खोला वहाँ की किलेबंदी कर दी। तो इससे समझ में आता है कि वे अपना क्षेत्र साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे उनकी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पे ये भी एक समझने योग्य बात है कि अंग्रेजों ने सीधे किसी मुगल सत्ता पर हमला नहीं किया, सीधे किसी बड़े प्रशासक पर हमला नहीं किया। वो छोटे छोटे राज्यों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने विस्तार को बढ़ाया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने उमरजपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये देखिए काफ़ी कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाल चली। एक तो उन्होंने मद्रास को लीज पे ले लिया, साथ ही उन्होंने आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने मतलब उनकी सिक्का की वैधता एक प्रकार से प्रदान कर ली उन्होंने। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट फोर्ट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 1654 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। ये भी देखिए जहाँ अंग्रेजों को लगा कि नहीं अब हाथ में नहीं है सत्ता, हाथ में नहीं है और उनके साम्राज्य को और विस्तार की ज़रूरत है, तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय उन्होंने पुर्तगाल की
कुमारी से विवाह किया और दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामले से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सेनडेन, जेराल्ड अंगियर और सर जॉन चाइल्ड के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ उनके प्रशासन का काल भी लिखा कि 1662 से 1669, जो जॉर्ज ऑक्सेनडेन का था, जेराल्ड अंगियर का 1669 से 1677 और सर जॉन चाइल्ड का 1682 से 1690 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। तो 1630 ईस्वी के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में कई कारखाने खोले गए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और साथ ही कासिम बाजार में कई कारखाने खोले गए। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651 से 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। जजिया का समझते होंगे, शुरुआती तौर पर मुगलों ने हिंदुओं पर लगाया था कि आप अगर कहीं भी धार्मिक स्थल अगर आप हिंदू हैं तो आपको एक कर देना पड़ता था, जिसे जजिया कर कहा जाता था, जबकि ये कर मुसलमानों पर लागू नहीं होता था। अब पढ़ें कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। तो 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। तो 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब जो इब्राहिम खान थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल के चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेज कंपनी को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानदी में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलेबंद कर लिया। 1696 ईस्वी में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 ईस्वी में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। कंपनी ने क्या किया, 1200 रुपये में जो जमींदारी राजस्व वसूलने का अधिकार था वो खरीद लिया। इससे उन्हें सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकत्ता गांव में की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया था। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए थे, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। ये फोर्ट विलियम बंगाल में स्थित था। अंग्रेजों का एक कारखाना, एक किला बोले तो कलकत्ता का नाम अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया। जो कलिकत्ता था, कलकत्ता एक गांव था, उसका नाम अंग्रेजी रूप में कलकत्ता कर दिया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे फर्रुखसियर का फरमान एवं कंपनी का व्यापार विस्तार। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 ईस्वी में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 फरमान के निमित्त सुविधाएं क्या किया इन्होंने। यहाँ से भी समझने योग्य बात है कि जो फर्रुखसियर थे मुगल बादशाह, उन्होंने एक फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए 1717 में। तो उन्होंने जिससे उन्हें 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं 1600 गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई थी। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। ये देखिए कितना बड़ा अधिकार, एक
एक फरमान के तौर पर उन्हें काफ़ी अधिकार दे दिए, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और इसके अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार को प्रदान किए गए। दूसरा है 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। उन्हें जो कोई भी जब अपना व्यापार करता था अगर मुगल शासन के अधीन, तो उनके लिए मात्र अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया, जिसमें उनसे कहा है कि आप वार्षिक तौर पे 10,000 रुपये और आपकी जो सभी कर था वो उससे आपको मुक्ति मिल गई। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। कंपनी को बिना शुल्क दिए मात्र 30,000 रुपये की वार्षिक शुल्क पे बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट मिली। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की घोषणा की गई। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फरमान उन्होंने उनके हाथों में दे दिया, जो उनकी जो विस्तार और वर्चस्व का कारण बना। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार शामिल थे। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। स्वयं को स्थापित करने में एक ओर अंग्रेज कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी की शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 ईस्वी में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 ईस्वी की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध जो 1661 ईस्वी में संधि हुई थी, जो जेम्स थे ब्रिटेन के सम्राट, उन्होंने क्या किया था कि पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया था, तो दहेज स्वरूप उन्हें बम्बई मिल गया। साथ ही ये एक दूसरे से एकजुट हो गए थे। किसके खिलाफ? डचों के खिलाफ। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार में से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, पर उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, बंगसौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। यहाँ पे ये भी बताया कि यद्यपि डचों ने मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों पर थी जो उनकी रुचि थी, उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, बंगरसौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में अपने कारखाने खोल रखे थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653 से 1654 ईस्वी के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों के शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 ईस्वी में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ, अंग्रेजों के विशेषाधिकार में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर किया, जिससे उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के विस्तार एवं अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। तो अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत में वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में
अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता के अनुरूप व्यापार को स्वरूप दिया। तो इस तरह हमने पढ़ा कि आज अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ और किस तरह उनके व्यापार का विस्तार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।